खत्म करेंगे हम। और चैप्टर का नाम है कोशिका, जो 17 बीपीएससी में आया हुआ है। पहले 2 चैप्टर से 17 बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आए हुए, लेकिन हम सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जीव की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई? क्या है? कोशिका। जो क्वेश्चन ईजी होगा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होगा उसे एक्सप्लेन करेंगे। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम होता है? विषाणु या वायरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? जल। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों में पाया जाता है, तो वो दोनों जो पौधे और जानवर में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो केवल पौधों में पाया जाता है, तो इसमें से क्या है? कोशिका झिल्ली ऐसी है जो सिर्फ और दोनों में पाया जाता है, और भित्ति तो केवल पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली। स्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम होते हैं? स्थायी ऊतक। या केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। या कोई नहीं, या एक से अधिक, तो वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं आपको। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो अभी हमने देखा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो पौधों में होता है और पशुओं में नहीं होता। आंसर सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता। मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित हैं? तो उनके आनुवांशिक सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। आनुवांशिकता शब्द को किससे संदर्भित किया जाता है? तो आनुवांशिकता शब्द को मुख्य रूप से आनुवांशिकी ही बोला जाता है। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति योग्य बनाता है? तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं। डीएनए आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण होता है। क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, और ये दोहरी झिल्ली वाला एक संरचना होता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसमें आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, जबकि ज्यादातर विख्यात बोलते रहते कि वाटसन और क्रिक ने की थी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गलत धारणा है कि डीएनए की खोज वाटसन ने की थी। और इन्होंने क्या बताया हुआ है कि इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था? एक्सरे विश्लेषण के द्वारा डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था, खोज नहीं की थी। वास्तव में डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने वास्तव में इसकी खोज की थी। और इसे क्या कहा था उन्होंने? डीएनए की खोज करने के बाद इसे न्यूक्लिन कहा था। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? जानते हैं हम कि डीएनए उत्तरदायी होता है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में वंशानुगति गति को क्या बोलते हैं? तो आनुवांशिकी बोलते हैं इसको। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया था। इनको डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी इन्होंने। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। कार्बनिक कृषि के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है उर्वरकों, शाकनाशकों, पीड़कनाशकों के रूप में रसायनों का कम से कम प्रयोग करते हैं कार्बनिक कृषि में। आगे चलते हैं। जैव उपकारकों का अल्प मात्रा में इसी का प्रयोग करते हैं हम कार्बनिक कृषि में। आगे चलते हैं कि जैव उपकारकों का ही हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं कार्बनिक कृषि में, और ये कथन सी सही है। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम, जबकि कार्बनिक खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद का अधिकतम प्रयोग होता है। और जैविक खाद जैसे कि नील हरित शैवाल। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? फंगी है, अभी पढ़ा हमने। शैवाल जैविक उर्वरक का उदाहरण है। और ये किसका नाम है? बैसिलस थुरिंजियस। ये किसका नाम है? बीटी कॉटन का नाम है। बैसिलस थुरिंजियस का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन 3 गलत है, बाकी दोनों ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। हमारा अगला टॉपिक है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान। टॉपिक है कंकाल एवं मांसपेशियां। तो देखते हैं 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं। तो इसमें से क्या है? कार्टिलेज। क्योंकि कार्टिलेज क्या होता है? जो कार्टिलेज है उसको उपास्थि बोलते हैं और क्या होता है? एक तरह का संयोजी ऊतक होता है और कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी जो ठोस संरचना होती है प्रोटीन और शर्करा की बनी हुई होती है, अस्थियों और जोड़ों को चिकना बनाती है, इसलिए हड्डियों के बीच जो है घर्षण कम होता है। और एग्जाम्पल है नाक, कान, कंठ, इनमें ये कार्टिलेज पाया जाता है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का देती हैं, तो यही ऑप्शन गलत है। बाकी देखते हैं मांसपेशियां क्या क्या काम करती है। जोड़े में काम करती है सिकुड़ना, और सिकुड़ने के दौरान मांसपेशियां क्या है? छोटी सख्त हो जाती है, तो ये दोनों सही है, केवल ये ऑप्शन गलत है। मांसपेशियां व्यक्ति के बोलने, चलने, खाने सब में सहायक होती है। दिल की धड़कन हो, पाचन हो, श्वास हो, सबको नियंत्रित करती है। और इसी तरह से मांसपेशियां जो होती है ताप का विनियमन करती है, जोड़ों में कार्य करती है, सिकुड़ने पर छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होती है, तो संकुचनशील प्रोटीन का नाम क्या है? कौन सी संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। मानव शरीर किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, ये सब में पाई जाती है। और इस उपकला टिश्यू, उपकला कोशिका किसे कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू को कहते हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू। और ये एक महीन और चिकनी झिल्ली होती है जो शरीर के लगभग सभी भागों में, आंख हो, नाक हो, कान हो, लगभग सभी भागों में पाई जाती है। मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का क्या रूप होता है? यकृत और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन होता है वो पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है, पॉलीसेकेराइड। मानव शरीर के यकृत में और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप जो होता है वो पॉलीसेकेराइड या फिर पॉलीकार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और जब शरीर में ऊर्जा नहीं होती है तो शरीर की जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो इन्हीं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के रूप में होती है हमें। वयस्क मानव की हाथ और पैरों की हड्डियां मानव हड्डियों की कितनी प्रतिशत होती है? तो हमारे हाथ पैर में ही सबसे ज्यादा हड्डियां होती है, तो लगभग 50% तक। वयस्क मानव में कुल हड्डी की संख्या 206 होती है, एक हाथ में 27 और एक पैर में 26, तो दोनों को प्लस करके कुल हड्डी 106 हो गई, जो कि 206 का लगभग 50% होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? जानते हैं, ऑस्टियोलॉजी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं और 12 दांत केवल 1 बार आते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 29 अस्थियां पाई जाती है, कोई ऑप्शन नहीं है 29, इसलिए इन्होंने स्टार लगाया है। आंसर देख लेते हैं। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है। 8 अस्थि जो होती है वो मस्तिष्क खोल या कपाल बनाती है, और शेष 14 हड्डियां क्या है? चेहरे की होती है। 6 हड्डी जो होती है वो कर्णों की या हेयोइड नामक अस्थि बनाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। 20 वर्ष के मानव में जो शरीर की में हड्डी होती है वो कितनी होती है? 206। ऑप्शन में नहीं है 206, तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग जो किसी काम का नहीं होता ज़्यादा टाइम तक मनुष्य के, तो ये तो हमारे दांत का इंसिजर, इसे तो हम डेली यूज़ करते हैं, तो ये अवशेषी अंग नहीं है। बाकी अपेंडिक्स वगैरह ये सब अवशेषी अंग है। डैश मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो क्या है? कंडेरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कंधे पर पाया जाने वाला जो जोड़ होता है वो किसमें और पाया जाता है? जो कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ है वो नितंब में भी पाया जाता है। निम्न में से हमारे शरीर के तापमान को सबसे अधिक नियंत्रित करने में सक्रिय होता है, वो होता है त्वचा। स्टेपियर्स क्या है? स्टेपियर्स हमारी एक मांसपेशियां होती है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? कानों में पाई जाती है ये। नेक्स्ट टॉपिक पाचन तंत्र, और 5-6 पेज और बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं हम।